एक ऐसा पीएम जिससे लोग नहीं बट वो खुद लोगों से मिलने जाता है। उसकी वजह से ट्रैफिक जाम नहीं बट वो खुद ट्रैफिक जाम को क्लियर करने लगता है। लोगों के बीच जाकर उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है। 2001 में आई फिल्म नायक द रियल हीरो की सीन जैसा कुछ लग रहा होगा। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले, इन सब के नाम उस लिस्ट में डाल दो, सबके। बट ये रियल है, ऐसा ही कुछ हुआ है भारत की नेबरिंग कंट्री नेपाल। एक 35 साल का युवा जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है साथ ही रैपर भी है, दशकों से चले आ रहे शासक को खत्म करके वहाँ का न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। नाम है बालेंद्र शाह, फेमसली इसे बालेन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में हु इज बालेन शाह एंड हाउ ही गॉट द पोजीशन ऑफ पीएम। जीवन बोकी ढोकी होशी आफ्नो। अब इस लीडर को समझने के लिए हमें इसके रूप को समझना होगा। 27 अप्रैल 1994 इन काठमांडू बालेंद्र शाह मैथिली फैमिली से आते हैं। मैथिली फैमिली यानी मैथिली लैंग्वेज को बोलने वाले। मैथिली लैंग्वेज बिहार में एक रीजन है मिथिला। अपने महाभारत में भी इस रीजन का नाम सुना होगा, मिथिला। तो उस एरिया में, उस रीजन में बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वो मैथिली लैंग्वेज है। क्योंकि बिहार नेपाल से सटा हुआ है, इस वजह से उस रीजन में भी मैथिली लैंग्वेज बोली। बालेंद्र शाह एक हाईली एजुकेटेड पर्सन है। सिविल इंजीनियरिंग से इन्होंने बैचलर की है फ्रॉम हिमालय व्हाइट हाउस कॉलेज एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से इन्होंने मास्टर की है फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी। नेपाल के युवाओं के लिए सिर्फ ये एक इंजीनियर नहीं है, 2010 के टाइम से ये एक फेमस अंडरग्राउंड हिप हॉप रैपर है। अंडरग्राउंड हिप हॉप रैपर वो होते हैं जो अपने सॉन्ग के लिरिक्स में पॉलिटिकल करप्शन, सोशल इनइक्वालिटी, स्ट्रगल ऑफ अर्बन जैसी चीज़ों को शामिल करते हैं और अपने सॉन्ग, अपने रैप के माध्यम से जो है तो एक्सप्रेस करते हैं। जीवन बोकी ढोकी होशी आफ्नो। ऐसा ही उनका एक रैप सॉन्ग है बलिदान, जो हैवली फोकस्ड है सोशल इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल करप्शन एंड स्ट्रगल ऑफ अर्बन यूथ पर। जस्ट बिफोर टेकिंग ऑफिस एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक रैप सॉन्ग रिलीज किया है जय महाकाली, जो यूनिटी एंड एंड ऑफ फियर इन नेपाल को एक्सप्रेस करता है। ये एक डुअल आइडेंटिटी है, एक तरफ तो एक हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर है, दूसरी तरफ फियरलेस रैपर है। उनकी यही पर्सनालिटी नेपाल के जंजी जनरेशन से इन्हें डीपली कनेक्ट करती है। 2022 की लोकल इलेक्शन में बालेन काठमांडू के मेयर के लिए एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए। नेशन को तो इन्होंने तब शॉक कर दिया जब एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हुए मैसिव ट्रेडिशनल पार्टीज को ही हरा दिया। पावर में आते ही इन्होंने शो कर दिया कि ये मैन ऑफ एक्शन है। सबसे पहले उन इलीगल कमर्शियल बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चलवा दिए जो पावरफुल लोगों के द्वारा बनवाई गई थी। अब सिस्टम को 100% ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग सिस्टम शुरू किया, जिसमें म्यूनिसिपल काउंसिल मीटिंग्स को लाइव स्ट्रीम किया जा सके ताकि लोग ये देख सकें कि उनके टैक्स का जो पैसा है वो कैसे खर्च किया जाएगा। लोगों को उनका ये फियरलेस मॉडर्न अप्रोच बहुत पसंद आया। उस वक्त बालेन जब काठमांडू को फिक्स करने में लगे थे, वहाँ की गवर्नमेंट नेशन को संभालने में असफल हो रही थी। सितंबर 2025 को वहाँ की गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर के.पी. शर्मा ओली ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक एंड व्हाट्सएप जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म शामिल थे। इस बैन को वहाँ के लोगों ने कुछ ऐसे देखा कि वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें उनके इकोनॉमिक फेल्यूर, करप्शन जैसी चीज़ों पर क्रिटिसाइज न कर सके, रोकने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया है। इस वजह से वहाँ पे लीडरलेस जेंजी प्रोटेस्ट शुरू हो गया जो स्टूडेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज था। ये सबसे पहले काठमांडू में ही शुरू हुआ, लेकिन बहुत जल्द ही नेशन वाइड स्प्रेड हो गया। इस प्रोटेस्ट पर वहाँ की गवर्नमेंट ने बड़े ही ब्रूटली तरीके से रिएक्ट किया, जिसमें लाइव गोला बारूद भीड़ के ऊपर चलवा दिए, जिसमें 77 लोगों की जान गई। अब फ्यूरियस प्रोटेस्टर ने पार्लियामेंट बिल्डिंग पर अटैक कर दिया और पॉलिटिशियंस के हाउसेस पर आग लगा दी। इस वजह से पीएम शर्मा ओली को रिजाइन देना पड़ा। इस वजह से चीफ जस्टिस सुशीला कर्की के अंडर में एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की गई। अब प्रोटेस्टर को ऐसे लीडर की जरूरत थी जिन पर वो ट्रस्ट कर सके। यहाँ पे होती है बालेन की एंट्री। दिसंबर 2025 उन्होंने फॉर्मली तरीके से राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी को ज्वाइन कर लिया। उस वक्त जो एक प्रोग्रेसिव एंटी करप्शन पार्टी थी। जनवरी 2026 को वो काठमांडू के मेयर पद से रिजाइन कर देते हैं ताकि आरएसपी के प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में रन हो सके। अब अपने आप को एक फियरलेस लीडर साबित करने के लिए बालेन ने एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ना प्रेफर किया जहां से चुनाव जीतना क्वाइट डिफिकल्ट था।
कॉन्स्टिट्यूएंसी झापा 5 ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहां से केपी शर्मा ओली दशकों से चुनाव जीतते आ रहे थे और ये उनका एक स्ट्रांग होल्ड था। अब ये उनके लिए एक सीधा बिगेस्ट चैलेंज था। 5 मार्च 2026 इलेक्शन होता है। ये फर्स्ट टाइम ही था जब 8 लाख से अधिक यूथ वोटर वोट करने आए थे। इलेक्शन का रिजल्ट आया और ओली को मिले 18,734 वोट, जबकि बालन शाह को मिले 68,348 वोट। और इस तरह से बालन शाह ने एक्स पीएम शर्मा ओली को उसी की टेरिटरी में एक इनक्रेडिबल वोट से क्रश कर दिया और इस तरह से बालन शाह ने लगभग 50,000 वोट मार्जिन से ओली का डोमिनेंस खत्म कर दिया। बालन शाह की पार्टी यानी आरएसपी पार्टी 275 पार्लियामेंट सीट में से 182 सीट्स हासिल की और इस तरह से नियरली 2/3 सुपर मेजोरिटी सीट्स हासिल करके जीत हासिल की और इस तरह से यूथ ने सक्सेसफुली कंट्री पर टेक ओवर किया और महज 35 साल की उम्र में बालन शाह ने वर्ल्ड का यंगेस्ट सर्विंग स्टेट लीडर बना। 27 मार्च 2026 को बालन शाह पीएम के रूप में शपथ लेते हैं और ओल्ड पॉलिटिशियंस के विपरीत काम करते हैं। ओल्ड पॉलिटिशियंस अपने लॉयलिस्ट एंड फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज देते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक 15 मेंबर की कैबिनेट बनाई और 15 मेंबर की कैबिनेट में ऐसे मेंबर्स को फिल किया जो कि प्रोफेशनल्स थे, फर्स्ट टाइम एमपीज थे और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थे। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर के लिए डॉक्टर स्वर्णिम वागले जो कि हार्वर्ड एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एजुकेटेड टॉप इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के लिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में भी वर्क किया है। होम मिनिस्टर सुरान गुरुंग जो एक पॉपुलर एनजीओ फाउंडर थे, 2025 के टाइम पर युवाओं की काफी मदद की। इसी तरह फॉरेन अफेयर मिनिस्टर सिसिल कामिल जो एक एजुकेशनिस्ट हैं। इसी तरह अदर मिनिस्टर में प्रोफेशनल नर्स हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हैं, लॉयर हैं एंड हेरिटेज कंजर्वेशनिस्ट हैं। अब आरएसपी के जीतने का एक बड़ा रीजन ये भी था कि जीरो टॉलरेंस इन करप्शन, यानी करप्शन की कोई भी जगह नहीं और इन्होंने एक दिन भी नहीं गंवाया। पावर में आते ही सबसे पहले इन्होंने एक्स पीएम केपी शर्मा ओली को अरेस्ट करवा दिया। इसके बाद होम मिनिस्टर रमेश लेखक को अरेस्ट करवा दिया क्योंकि 77 प्रोटेस्टर की डेथ के पीछे इन्हीं का रोल। और कुछ ही दिनों बाद यानी 9 अप्रैल 2026 को उसने एक अरेस्ट वारंट इशू कर दिया कुछ पावरफुल लोगों के अगेंस्ट, जैसे कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख बहादुर देवा एंड उनकी वाइफ आंसू राणा देवा के खिलाफ। क्योंकि कथित तौर से 2025 के प्रोटेस्ट के टाइम पर ये पाया गया कि उनकी हाउस पर जो है तो बंडल्स ऑफ कैश पाए गए थे। इस वजह से एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी इन्वेस्टिगेट किया जाने लगा। इसके बाद बालन की कैबिनेट ने एक स्पेशल प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेशन कमेटी सेट की ताकि 1990 तक के जो सीनियर ऑफिशियल एंड पॉलिटिशियन थे उनके इलीगल एक्वायर्ड वेल्थ की इन्वेस्टिगेशन की जा सके और उन्हें सीज किया जा सके। लेकिन बालन शाह के फेमस होने के पीछे यह सिर्फ रीजंस नहीं है बल्कि उनके कुछ मेजर एक्शंस है। जैसे उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने 100 पॉइंट रिफॉर्म एजेंडा लॉन्च किया जिसमें एजुकेशन, करप्शन, इनएफिशिएंसी ऑफ सिस्टम जैसी चीज़ों को जो है तो टारगेट किया गया है। अब अकेडमिया को डिपॉलिटिसाइज करने के लिए यानी नॉन पॉलिटिकल बनाने के लिए उन्होंने पार्टी एफिलिएटेड स्टूडेंट यूनियन को बैन कर दिया। जनरली आप जानते हैं कि जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होती है ना, वहाँ पे स्टूडेंट लोग एक यूनियन बना लेते हैं और वो यूनियन किसी पार्टी विशेष को जो है तो सपोर्ट करने लग जाती है। ऐसे यूनियन जो है तो किसी पार्टी को सपोर्ट ना करने लगे, उन चीज़ों को रोकने के लिए उन्होंने ये सब चीज़ों पर जो है तो बैन लगा दिया और एक नॉन पार्टीसन स्टूडेंट काउंसिल जो है तो को उन्होंने अलाउ किया था कि अकेडमिक जैसी चीज़ों में जो है तो कोई स्टूडेंट यूनियन किसी पार्टी विशेष को जो है तो ना सपोर्ट करे। उन्होंने एक और अच्छी चीज की कि वीआईपी कल्चर को ही उन्होंने खत्म कर दिया। हम जानते हैं कि जब कोई पॉलिटिशियन रोड से गुजर रहा होता है तो उसके आगे पीछे कई सारी गाड़ियां चल रही होती हैं, यानी वीआईपी एक कल्चर बन जाता है उनका। इस चीज़ों को रोकने के लिए उन्होंने प्रोफेसर, टीचर्स, सिविल सर्वेंट को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया है, रोका है कि किसी स्पेसिफिक पार्टी एफिलिएशन को मेंटेन ना करें, अदरवाइज उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई हो जाएगी। इसमें इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जो पावरफुल लोगों को एक्सेस होता है कि वो मिल सकें, उन चीज़ों को उन्होंने रोक दिया है। और यदि मीटिंग करनी है तो उनके कैबिनेट के साथ ज्वाइंट मीटिंग होना फिर इंडिविजुअली, ताकि उन्हें किसी तरह का इन्फ्लुएंस ना किया जा सके। और साथ ही 5 ग्रेड तक स्टूडेंट को जो एग्जाम का प्रेशर होता है उसको खत्म कर दिया और उसके बाद से जो है तो एग्जाम होंगे और ग्रेड 5 तक जो है तो एक फिजिकली उस स्टूडेंट को प्रिपेयर किया जाएगा, ना कि एग्जाम के स्ट्रेस के जरिए। तो इस तरह की काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बनाया है
और इसको जो है तो उस पर वर्क कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बालिन शाह करप्शन के लिए स्ट्रिक्टली खिलाफ है। उन्होंने दीपक शाह को लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिस्टर सेलेक्ट किया था, लेकिन जैसे ही पता चला कि वो एक MBBS एडमिशन फ्रॉड के तहत जो है तो 2016 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। साथ ही मैटर को और भी विवोर्स बनाने के लिए मीडिया ने ये भी रिवील कर दिया कि दीपक कुमार शाह की वाइफ को कंट्रोवर्शियली नेपोटिज्म के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस बोर्ड के एक गवर्नमेंट जॉब पर अपॉइंट किया गया है। अभी प्रूव करते हुए कि देयर इज नो वन अबव द लॉ, PM बालन शाह अपने ही मिनिस्टर को 9 अप्रैल 2026 यानी जस्ट 2 वीक्स आफ्टर अपॉइंटिंग हिम उनको भी फायर कर देते हैं। लेकिन तभी 22 अप्रैल 2026 को होम मिनिस्टर सूडान गुरुंग भी अपने पोस्ट से रिजाइन दे देते हैं, क्योंकि एक बिजनेसमैन दीपक भट्ट के ऊपर चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस इन्वेस्टिगेशन में होम मिनिस्टर सूडान गुरुंग के फाइनेंशियल लिंक मिलते हैं। और सूडान गुरुंग अपने पब्लिक स्टेटमेंट में कहते हैं कि एथिक्स यानी नैतिकता पोजीशन से कहीं बड़ा है और पब्लिक ट्रस्ट से बढ़कर कोई बड़ी ताकत नहीं है। और ये बहुत ही अच्छी बात है। हर एक पॉलिटिशियंस को जनता के प्रति जिन्होंने उसे इलेक्ट करके भेजा है उनके लिए पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल होना चाहिए। नेपाल में बालन शाह एक हाईली एजुकेटेड यंगेस्ट PM, साथ ही उनके कैबिनेट में हाईली एजुकेटेड एंड रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस्ड MPs होने के बाद नेपाल की डेस्टिनी फिर से लिखी जा सकती है। ये वीडियो इसके लिए नहीं है कि मैं किसी दूसरे देश के लीडर को एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बल्कि ये इसलिए है कि यदि हमें दुश्मन देश से भी कुछ बेहतर सीख मिलती है तो हमें उस सीख को अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे हर एक पॉलिटिशियंस पोस्ट ग्रेजुएट या PhD लेवल की क्वालिफिकेशंस रखता हो। दूसरा, रिलेटेड मिनिस्ट्रीज उस फील्ड में हाईली एक्सपीरियंस्ड MPs या MLAs को ही दिया जाना चाहिए। जैसे नेपाल के केस में फाइनेंस मिनिस्ट्री डॉक्टर स्वर्णिम वाग्ले को दी गई थी, जो कि एक इकोनॉमिक के फील्ड में हाईली एजुकेटेड एंड हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।